आज हमारे पास ब्रोमियम पीडीएफ नाम का एक दस्तावेज है। अब ऊपरी तौर पर देखें तो ये ब्रोमीन नाम के एक तत्व के बारे में लगता है, लेकिन जैसे ही आप पहली लाइन पढ़ती हैं आपको आपको एहसास होता है कि किसी सामान्य मेडिकल टेक्स्ट जैसा तो बिल्कुल नहीं है। तो आज हमारा मिशन है इस पहेली को सुलझाना। ये दस्तावेज क्या है, ये किस तरह की सोच को दर्शाता है और इसमें छुपे सबसे हैरान करने वाले सुराग क्या है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहली चीज जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है उस इंसान का हुलिया जिस पर यह सबसे अच्छा काम करता है। लिखा है, हल्की नीली आंखें, सुनहरे बाल, हल्की भौहें और गोरी नाजुक त्वचा। ये किसी दवाई का विवरण कम और किसी कहानी के किरदार का स्केच ज्यादा लगता है। यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि ये बहुत अजीब है। ये अजीब तो है, पर आप मानेंगी कि ये इस दस्तावेज को समझने की चाबी भी है। ये विवरण सिर्फ एक पहचानकर्ता नहीं है, ये इस पूरी चिकित्सा पद्धति की एक तरह से नींव है। उनकी सोच ये थी कि बीमारी कोई बाहरी आक्रमण नहीं, बल्कि व्यक्ति के अपने संविधान या बनावट की ही एक गड़बड़ी है। इसलिए आंखों का रंग, बालों का रंग, ये सब सुराग थे कि व्यक्ति अंदर से कैसा है। अच्छा, ये आज के एक बीमारी एक दवा वाले मॉडल से बिल्कुल उल्टा है। वे सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं कर रहे थे, वो उस खास तरह के इंसान का इलाज कर रहे थे। अच्छा, तो ये एक तरह से फोरेंसिक प्रोफाइलिंग जैसा है। मतलब उनका मानना था कि नीली आंखों वाले इंसान की अंदरूनी मशीनरी काली आंखों वाले से अलग काम करती होगी। इसी सिलसिले में एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, स्क्रूफुलस लड़कियां। ये शब्द आज के जमाने में तो इस्तेमाल नहीं होता, इसका क्या मतलब है? स्क्रोफुलस एक पुराना मेडिकल शब्द है। ये उस प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है जिसमें ग्रंथियां, खासकर गर्दन की ग्रंथियां, बहुत आसानी से सूज जाती हैं। इसे अक्सर ट्यूबरकुलोसिस से जोड़कर देखा जाता था। तो जब दस्तावेज कहता है नीली आंखों वाली स्क्रोफुलस लड़कियां, तो वो सिर्फ हुलिये की बात नहीं कर रहा। वो एक शारीरिक बनावट को एक खास तरह की अंदरूनी कमजोरी से जोड़ रहा है। ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, सटीक और गहरा विवरण है। ठीक है, तो मरीज की पूरी बनावट, उसकी एक एक डिटेल जरूरी है, लेकिन जब हम असल लक्षणों पर आते हैं तो इस दस्तावेज में कुछ बातें तो बहुत ही अजीब है। मेरे जहन में एक बात अटक गई है, चेहरे पर मकड़ी के जाले जैसा एहसास होना। कोई इसे कैसे महसूस कर सकता है भला? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प लक्षण है। इसे सब्जेक्टिव सिम्टम कहते हैं। मतलब मरीज का अपना निजी अनुभव जिसे कोई डॉक्टर बाहर से देख या नाप नहीं सकता। सही बात है। आज की मेडिसिन अक्सर इन चीजों को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन इस प्रणाली के लिए यही सोना था। मकड़ी के जाले का एहसास एक बहुत ही विशिष्ट न्यूरोलॉजिकल सेंसेशन है। और दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज में तुरंत बताया गया है कि यह एहसास कुछ और उपचारों में भी पाया जाता है, जैसे बराइटा, बोरेक्स और ग्रेफाइट्स। एक मिनट, तो इसका मतलब है कि दस्तावेज लिखने वाले के दिमाग में एक पूरा नक्शा था कि अगर मरीज चेहरे पर मकड़ी के जाले जैसा एहसास बताए तो उनके पास 3-4 संभावित रास्ते हैं और फिर उन्हें दूसरे सुरागों से ये तय करना है कि कौन सा रास्ता सबसे सही है। बिल्कुल सही। ये कोई अकेली अनोखी जानकारी नहीं है। ये एक विशाल आपस में जुड़े हुए नेटवर्क का हिस्सा है। हर लक्षण एक चौराहे की तरह था और डॉक्टर को यह तय करना होता था कि कौन सी सड़क लेनी है। ये दिखाता है कि ये प्रणाली कितनी व्यवस्थित और विस्तृत थी। वो हर छोटे से छोटे एहसास को भी बहुत गंभीरता से लेते थे। इसी वर्गीकरण में एक और अजीब लक्षण है, नाक के नथुनों का पंखे की तरह हिलना। यह सुनने में बड़ा नाटकीय सा लगता है। क्या ये भी मरीज का निजी अनुभव है या कुछ और है? नहीं, ये एक ऑब्जेक्टिव साइन है। अच्छा, मतलब इसे डॉक्टर बाहर से देख सकता है और ये बहुत गंभीर बात का संकेत है। नथुनों का पंखे की तरह हिलना, जिसे नेजल फ्लेयरिंग भी कहते हैं, तब होता है जब किसी को सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही हो, खासकर बच्चों में। शरीर हवा खींचने के लिए हर संभव मांसपेशी का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो देखिए, ये प्रणाली कितनी संतुलित है। ये मरीज के निजी अनुभव, जैसे मकड़ी का जाला, और एक गंभीर क्लिनिकल संकेत, जैसे नथुनों का हिलना, दोनों को बराबर का महत्व देती है। और अजीब बातों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एक जगह लिखा है, नाविकों को किनारे पर आते ही अस्थमा हो जाना। ये तो एकदम उल्टा लग रहा है। आमतौर पर तो समुद्री हवा को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। इस दस्तावेज में इसका कोई कारण बताया गया है या ये सिर्फ एक अवलोकन है? दस्तावेज इसका कारण नहीं बताता, लेकिन ये अवलोकन अपने आप में बहुत कीमती है। यह इस प्रणाली के एक और मूल सिद्धांत को दिखाता है। मोडालिटीज, यानी
किन चीजों से लक्षण घटते या बढ़ते हैं। अच्छा। यहाँ किनारे पर आना एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। शायद हवा में नमी का बदलना या किनारे पर मौजूद कोई एलर्जन। कारण जो भी हो, इस प्रणाली के लिए यह तथ्य सबसे महत्वपूर्ण सुराग है कि नाविक जो समुद्र पर बिल्कुल ठीक था, किनारे पर आकर बीमार हो गया। यह सामान्यीकरण को खारिज करता है और हर मामले की विशिष्टता पर जोर देता है। ये तो सच में किसी जासूसी कहानी जैसा लग रहा है, जहां हर छोटी से छोटी बात मायने रखती है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो इस दस्तावेज का केंद्र लगता है, गला और सांस की समस्याएं। डिफ्थेरिया और क्रूप जैसे शब्दों का बार बार जिक्र है, इसमें क्या खास बात है? यहाँ हमें इस उपचार का मुख्य कार्यक्षेत्र मिलता है। डिफ्थेरिया और क्रूप ये गंभीर बीमारियां हैं जिनमें गले के अंदर एक झिल्ली बन जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ब्रोमियम के बारे में जो सबसे अनोखी बात लिखी है वो है उस झिल्ली के फैलने की दिशा। दस्तावेज कहता है कि झिल्ली श्वासनली या कंठ से शुरू होती है और ऊपर की ओर फैलती है। ऊपर की ओर? इसका क्या महत्व है? ये एक बहुत बड़ा विभेदक बिंदु है। ज्यादातर मामलों में या दूसरे उपचारों में झिल्ली नीचे फेफड़ों की तरफ जाती है, जो ज्यादा खतरनाक है। ये ऊपर की ओर फैलने का अवलोकन इतना सटीक है कि ये डॉक्टर को तुरंत बता देता है कि उसे ब्रोमियम के बारे में सोचना चाहिए। फिर से वही बात, एक सूक्ष्म अवलोकन जो सब कुछ बदल देता है। और भी बारीकियां हैं, जैसे खांसी के दौरान छाती में बहुत बलगम की खड़खड़ाहट होती है लेकिन मरीज का दम नहीं घुटता, या आवाज गीली लगती है पर खांसने पर कुछ बाहर नहीं निकलता। ये सब बहुत ही सूक्ष्म अंतर हैं। सांस लेने में तकलीफ का जो वर्णन है वो भी किसी डॉक्टर की रिपोर्ट जैसा नहीं लगता। लिखा है जैसे किसी स्पंज के माध्यम से सांस ले रहे हों या हवा के रास्ते धुएं या सल्फर के वाष्प से भरे हों। ये तो कविता जैसा है। और यही इस प्रणाली की आत्मा है। वो मरीज के अनुभव को उसकी अपनी भाषा में पकड़ना चाहते थे। सांस लेने में तकलीफ है कहना एक सामान्य बात है, लेकिन स्पंज के माध्यम से सांस लेना आपको उस एहसास की कैफियत, उसकी क्वालिटी बताता है। सही बात है। आपको तुरंत समझ आता है कि हवा फेफड़ों में जा तो रही है पर किसी रुकावट से छन कर जा रही है, पूरी तरह से नहीं। बिल्कुल। और इसी में एक और बात लिखी है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। एक लक्षण है सांस अंदर लेने पर गले में ठंडक महसूस होना, और फिर लिखा है कि ये एहसास दाढ़ी बनाने के बाद बेहतर हो जाता है। मतलब दाढ़ी बनाने का गले की ठंडक से क्या लेना देना हो सकता है? ये उन बिंदुओं में से एक है जहां आधुनिक तर्क थोड़ा जवाब देने में नाकाम हो जाता है। इसका कोई सीधा साधा शारीरिक स्पष्टीकरण देना मुश्किल है, लेकिन इस प्रणाली के लिए एक खरा तथ्य था। उन्होंने ये देखा और इसे लिख लिया। दस्तावेज में इसकी तुलना भी की गई है कि एक दूसरे उपचार में दाढ़ी बनाने से लक्षण और बिगड़ जाता है। अच्छा। यह हमें बताता है कि वो हर छोटी से छोटी, अजीब से अजीब बात को भी एक संभावित निर्णायक कारक मानते थे। शायद उनका मानना था कि त्वचा पर होने वाले किसी भी बदलाव का शरीर की अंदरूनी क्रियाओं पर गहरा असर पड़ सकता है। ये बहुत दिलचस्प है कि ये प्रणाली बाहरी रूप यानी नीली आंखें और इतने गहरे निजी एहसास जैसे स्पंज से सांस लेना या दाढ़ी बनाने से आराम, इन सबको एक ही धागे में पिरोती है। निश्चित रूप से उनकी दुनिया में शरीर एक अविभाज्य इकाई था। त्वचा सिर्फ एक बाहरी आवरण नहीं थी, बल्कि अंदरूनी स्वास्थ्य का आईना थी। इसलिए नीली आंखों वाले व्यक्ति की त्वचा और तंत्रिका तंत्र की संवेदनशीलता को काली आंखों वाले व्यक्ति से अलग माना जाता था। तो उनके लिए नीली आंखें और दाढ़ी बनाने पर गले में आराम मिलना, ये दोनों एक ही संवैधानिक तस्वीर के अलग अलग हिस्से थे। चलिए ग्रंथियों पर इसके प्रभाव की बात करते हैं। हमने शुरू में स्क्रोफिलस प्रवृत्ति की बात की थी और यहाँ दस्तावेज में ग्रंथियों की सूजन का जिक्र फिर से आता है। हाँ, और देखिए हम वापस उसी स्क्रूफुलस प्रवृत्ति पर आ गए जिसकी हमने शुरू में बात की थी। दस्तावेज निचले जबड़े और गले की ग्रंथियों की सूजन का जिक्र करता है, लेकिन सिर्फ सूजन कहकर नहीं रुकता। वो उसकी बनावट का वर्णन करता है। पथरीली, कठोर सूजन। ये पथरीली कठोरता उसी ग्रंथियों की कमजोरी का एक और गंभीर रूप है। ये नरम, पानी वाली सूजन से बहुत अलग है। ये कठोरता ही डॉक्टर के लिए मुख्य संकेत है। इस दस्तावेज में कुछ और भी हैरान करने वाली बातें हैं जो अलग अलग शारीरिक स्थितियों से जुड़ी हैं। जैसे एक जगह लिखा है, बढ़ते लड़कों में जिम्नास्टिक करने से हृदय का बढ़ जाना। ये तो बहुत ही ज्यादा विशिष्ट है, सिर्फ बढ़ते लड़के और कारण भी जिम्नास्टिक। और ये और भी दिलचस्प हो जाता है जब आप अगली ही लाइन पढ़ते हैं। स्रोत तुरंत इसकी तुलना करता है कि अगर युवतियों में यही समस्या
कैलिस्थेनिक्स मतलब एक तरह की हल्की कसरत से हो तो कॉस्टिकम नाम का उपचार दिया जाता है। अरे वाह! जरा इस बारीकी को देखिए। ये सिर्फ व्यायाम से दिल की समस्या नहीं है। ये लड़के बनाम लड़कियां, बढ़ते हुए बनाम युवती और जिम्नास्टिक बनाम कैलिस्थेनिक्स के बीच का अंतर है। ये इस ज्ञान प्रणाली की जटिलता और गहराई को दिखाता है। वे हर कारक को ध्यान में रख रहे थे, उम्र, लिंग और गतिविधि का प्रकार। इसी तरह की दो और दुर्लभ और विशिष्ट स्थितियां बताई गई हैं। एक है फाइजोमेट्रा, जिसका वर्णन है योनि से जोर से हवा निकलना, और दूसरी है मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। इन दोनों का उल्लेख यह साबित करता है कि इस उपचार का दायरा सिर्फ गले या ग्रंथियों तक सीमित नहीं था। इसे स्त्रीरोग संबंधी समस्याओं में भी इस्तेमाल किया जाता था। और यहां भी आप वही पैटर्न देखते हैं, लगातार तुलना करना और अंतर खोजना। ये इस पूरे दस्तावेज में व्याप्त है। यही बात मुझे दस्तावेज के अंत तक ले आती है, जहां इसकी सीधी सीधी तुलना आयोडीन, हेपर और स्पॉन्जा जैसे दूसरे जाने माने उपचारों से की गई है। ये क्यों जरूरी है? ये एक तरह से प्रैक्टिकल गाइड है। ये बताता है कि ब्रोमियम को कहाँ फिट करना है। स्रोत कहता है कि जब आयोडीन बढ़े हुए घेंगे यानी गोइटर पर फेल हो गया, तब ब्रोमियम ने काम किया। यह भी बताता है कि क्रूप के एक बहुत बुरे मामले में जब आयोडीन, फास्फोरस, हेपर जैसे सारे बड़े और स्थापित उपचार नाकाम हो गए, तब ब्रोमियम ने आकर मरीज को ठीक किया। तो ये इसे एक तरह के बैकअप या ज्यादा गहराई से काम करने वाले उपचार के रूप में स्थापित करता है। और फिर बिल्कुल अंत में हेरिंग नाम के किसी व्यक्ति का एक उदाहरण है जो पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देता है। लिखा है, ब्रोमियम और आयोडीन के बीच मुख्य अंतर यह है कि पूर्व नीली आंखों वाले रोगियों को ठीक करता है और बाद वाला काली आंखों वाले रोगियों को। ये तो हमें ठीक वहीं वापस ले आया जहां से हमने शुरू किया था। बिल्कुल, ये उस पहले अवलोकन को और पुख्ता करता है और उसे एक नियम की तरह पेश करता है। यह इस पूरी चर्चा का सार है। ये दिखाता है कि इस प्रणाली में रोगी की शारीरिक बनावट, उसका संविधान सिर्फ एक दिलचस्प तथ्य नहीं था, बल्कि उपचार चुनने का एक केंद्रीय और निर्णायक कारक था। आज के समय में यह हमें अवैज्ञानिक लग सकता है, लेकिन ये उस समय के दृष्टिकोण को दर्शाता था जहां व्यक्ति को उसकी बीमारी से अलग करके नहीं देखा जाता था। तो इस गहरी पड़ताल के बाद जो तस्वीर उभरती है वो ये है, ब्रोमियम एक ऐसे इंसान के लिए है जिसकी नीली आंखें और सुनहरे बाल हैं, जिसे ग्रंथियों के सूजन की प्रवृत्ति है, जिसे चेहरे पर मकड़ी के जाले या गले में स्पंज से सांस लेने जैसे अनोखे एहसास होते हैं। और ये डिप्थेरिया और क्रुप में तब एक शक्तिशाली हथियार बन जाता है जब झिल्ली नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही हो। और शायद सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे ये है कि ये दस्तावेज हमें ज्ञान की एक ऐसी प्रणाली की झलक देता है जो बेहद सूक्ष्म, विशिष्ट और कभी-कभी काव्यात्मक अवलोकनों पर आधारित थी। यह हमें दिखाता है कि कैसे व्यक्तिपरक लक्षणों, वस्तुनिष्ठ संकेतों, शारीरिक बनावट और बाहरी दुनिया के प्रभावों को एक साथ जोड़कर एक संपूर्ण तस्वीर बनाई जाती थी। ये सिर्फ लक्षणों की लिस्ट नहीं, बल्कि इंसान को समझने का एक पूरा दर्शन है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। स्रोत में बढ़ते लड़कों में जिम्नास्टिक से होने वाली हृदय की समस्या का उल्लेख है। ये सोचने वाली बात है, इस तरह की ज्ञान प्रणाली किसी बाहरी गतिविधि जैसे जिम्नास्टिक के कारण होने वाले लक्षण और एक अंदरूनी पहले से मौजूद कमजोरी जिसे वो गतिविधि केवल उजागर करती है के बीच अंतर कैसे करती होगी। दूसरे शब्दों में, क्या वो जिम्नास्टिक को बीमारी का कारण मान रहे थे या सिर्फ एक ट्रिगर? ये स्रोत हमें शारीरिक परिश्रम और हमारे शरीर की आंतरिक कमजोरियों के बीच के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है।